मेरे प्यारे दोस्त, आज 6 जून है और पहले शिफ्ट का जो क्वेश्चन है हमें मिल चुके हैं और उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बिल्कुल आराम से, ध्यान से इसको करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं बहुत आसान भी हैं, बहुत क्रिटिकल भी हैं। अगर याद होगा तो बहुत आसान है, नहीं याद होगा तो बिल्कुल गड़बड़ ही है। तो पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो देखो, चिकनी मिट्टी आप देखे होंगे जिससे हमारे बर्तन बनाए जाते हैं, उसमें जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो सूखती नहीं है, समझ रहे हो ना। और एक रेगुर मिट्टी है, इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चिकनी मिट्टी काली मिट्टी भी कहा जाता है। अरे, रेंगुर मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी तीनों एक ही है? नहीं 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 नहीं, ये कुछ लफड़ा हो रहा है। रेंगुर मिट्टी काली मिट्टी कहा जाता है, चिकनी मिट्टी नहीं। मान लो चिकनी मिट्टी कहा जाता है, चलो हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन रहा है। और कपास के लिए काली मिट्टी बहुत बढ़िया होती है, जो दक्कन के पठार पर पाई जाती है, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि जो मिट्टी बात है, मिट्टी में जो पौधे होते हैं उनके लिए वृद्धि के लिए कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा? वो है नाइट्रोजन। वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और एक बताइए कि कौन सी वो क्या कहते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो वायु की, पौधों में कौन सा हार्मोन्स हो, वृद्धि हार्मोन्स की नाम बताइए अगर हो तो। और दूसरी बात है, कौन सा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि गैसीय अवस्था में जो हार्मोन्स पाया जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भाई कई बार पूछा हुआ है। चलिए, चलो अगला क्वेश्चन है कि कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? सबसे पहले बताइए, फिल्म फेस्टिवल जो आया है वो इस बार आयोजित किया गया था फ्रांस में, ठीक है ना। कहाँ पर आयोजित किया गया था? फ्रांस में, ये याद रखना। और 1932 में वेनिस में दुनिया के सबसे पहले वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन किया गया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की सूची हमारे पास है, जिसको मैं बता रहा हूँ आप लोग। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो पहला है वो वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, जो वेनिस में है। वेनिस मतलब वेनिस। ट्राइबेका न्यूयॉर्क में है। टारमीना जो है सिसिली इटली में है। और जो हमारा संडास फिल्म है वो कहाँ पर है? सिटी पार्क सिटी में है। XSMW फेस्टिवल जो ऑस्ट्रीन में है, याद रहेगा। चलो स्टार्ट कर। अगला जो है टोरंटो कहाँ पर है? TIFF टोरंटो में है। मेलबर्ग इंटरनेशनल फिल्म मेलबर्ग में है। लोकार्नो फेस्टिवल स्विट्जरलैंड में है। एनीबर्ग इंटरनेशनल फिल्म स्कॉटलैंड में है, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे दोस्त, संविधान संशोधन बहुत बार आया हुआ है। 105वां संविधान संशोधन, सबका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है ना। चलो, जो सबसे पहले 101वां संविधान संशोधन कौन सा है? GST, याद रहेगा। 101वां संविधान संशोधन GST कब लागू हुआ? 2017 1 जुलाई को, ठीक है ना। 101 कन्यादान, 101 कन्यादान GST 2017 1 जुलाई को लागू हुआ, ठीक है ना। और दूसरा 102वां संविधान संशोधन, ये कब? ये OBC के लिए होता है। OBC के लिए क्या जोड़ा गया? 338 बी में जोड़ा गया, OBC के लिए होता है। ये कब लागू हुआ? 2018 में। 17 के बाद 18, 102 OBC के लिए है। उसके बाद अगला बताइए, 103 की बात करते हैं तो EWS ये कब हुआ था? 2019, लगातार है ना, 17, 18, 19, ठीक है ना। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन कौन सा? 104वां संविधान संशोधन कौन सा? ये SC ST के लिए था। SC और ST के लिए कब? 2019 को हुआ था। देखो, 17, 18, 19, 101, 102, 103, 104, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा ना। 104 भी 2019, 103 भी 2019। और एंग्लो इंडियन की जो लोकसभा में 2 सीटें थी, विधानसभा में 2 सीटें थी, इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये भी याद रखना, लोकसभा में 2 सीटें और राज्यसभा में 1 सीटें थी। अब आ गया 105 के पोस्टमार्टम करते हैं।
105 की बात करते हैं तो ये 2021 में पारित हुआ, 20 में कोई हमारा नहीं हुआ था। 2, 3 और चौथा 2019 में, 102 ओबीसी 2018 में, 101 2017 में और 105 2021 में, ठीक है ना। और 106 अब तक संशोधन टोटल हुए। 106 क्या था? नारी शक्ति। 106 में नारी शक्ति कितने परसेंट का रिजर्वेशन, कितने परसेंट का रिजर्व? 33%, बिल्कुल सही। चलो तो SC/BC के लिए था 105वां संविधान संशोधन। ओबीसी में कौन कौन आएंगे इसका निर्धारण राज्य करेगा। अच्छा, 105वां जो संविधान संशोधन था ओबीसी के लिए था ही था, या SC/BC बोल सकते हो आप, कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग। और दूसरी बात ये है कि ये 105वां विधेयक था। 105वां संविधान संशोधन जो था 127वां विधेयक था। 127वां हमारा ये विधेयक रहा है। कब पारित हुआ? 2021 में पारित हुआ। और दूसरी बात, जो 101वां संविधान संशोधन है वो भी ओबीसी से था। तो 101 और 102 और 105 याद रखना। 105 भी ओबीसी या SC/BC से था और 102 किससे था? ओबीसी से था, नॉन क्रिमिलेयर, ठीक है ना। और 105 में ये बताया गया कि कौन से लोग, कौन कौन से ओबीसी वाले आएंगे, ओबीसी में कौन कौन आएगा इसका निर्धारण राज्य करेगा। ये तो 105वें में हो गया, ठीक है ना। अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा 105वां संविधान संशोधन है 2021 में पारित किया गया, SC/BC यानी सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान और उसके अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्ति को बहाल करना था। अनुच्छेद 342 के खंड 1 और खंड 2 संशोधन करता है। नया खंड 3 जोड़ा गया, ठीक रहेगा ना। चलो आगे बढ़ो। मेरे प्यारे दोस्त, जो अगला क्वेश्चन है वो आया था कि सूचकांक के अनुसार गरीबी दर कितनी प्रतिशत रही। ओहो, रिपीटेड क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, सेम टू सेम यही क्वेश्चन अभी इसके पहले आया था। गरीबी दर कितनी थी? देखो रिपीट कर गया ना। बता रहा हूँ कि कल वाले क्वेश्चन में से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। शिफ्ट सेकेंड में आया, फर्स्ट में आया हुआ था, मैंने डिस्कस किया था, याद रखना, देख लो। वही हुएर वही हो गया। अच्छा, इसमें बताए HDI में हमारा स्थान कौन सा रहा है? 130, ठीक है ना, HDI में। और CCP में कौन सा स्थान रहा है? 102। नहीं, ये समलैंगिक वाले में, 102 था। CCP में नहीं पता। CCP में शायद टोटल 63 लोगों ने भाग लिया था, 63 राज्यों ने, उसमें से शायद 10वां स्थान हमारा था। CCP में 10वां। HDI में कौन सा था? हाँ याद आ गया, CCP में हमारा 10वां, HDI में 130 ये है। और गरीबी दर की प्रतिशत कितनी है? वो 4.9 है। मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन आर्टिकल 31B है। आर्टिकल 31B में क्या है बताइए। सबसे पहले 32 में क्या है? 32 में क्या है बताइए, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। 32 में है कि प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के उपचार, संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बताई गई चीज़ें, ठीक है ना। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बताई गई चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 31 का वन, देखो 31 में हमारा क्या था? सबसे पहले कि हमारा जो 31 में था वो था हमारा, जो सब बताते हैं 31 के 1 का में क्या है। ये तो बी पूछा है ना, तो 31 का वाला जो ए है इसमें क्या है, 31 के ए में क्या है, ध्यान से समझ सुनिएगा। संप्रदायों आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की प्रवृत्ति, क्या कह रहा हूँ? 31 के काम में या ए में क्या है? संप्रदायों आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने की विधियाँ। और 31 के बी में क्या है वो भी आपको लिखा हुआ है कि 31 के बी में क्या है? कुछ अधिनियमों और विनिमय का विमान्यताकरण, जैसा कि लिखा हुआ है कि 31 भारतीय संविधान संशोधन का ऐसा प्रावधान है जो 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की रक्षा करता है। यह प्रावधान बताता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल कोई भी कानून या उसका कोई प्रावधान इस आधार पर मूल्य शून्य नहीं माना जाएगा, वह मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय इसके विपरीत हो।
और इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि 31 का जो बी है उसको इस प्रकार कहते हैं, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण करना, वही चीज़ है ना। और 31 का सी पूछेगा, ध्यान देना, 31 का सी क्या है, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की प्रवृत्ति, याद रहेगा। चलो तीनों को हम फिर से बताते हैं। 31 के काम में क्या है, संप्रदायों आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। और 31 के खा में बी में क्या है, कुछ अधिकारों और अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यीकरण, जो कि बताया गया है, इसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। और 31 के सी में क्या है, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की प्रवृत्ति, ठीक है ना। मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन आया था ऊर्जा से, जनरल साइंस से था। जनरल साइंस से ये क्वेश्चन आया था कि 2030 तक भारत के कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है। तो 2030 तक जो हमारा है वो 500 गीगावाट का रहा है, ठीक है ना। और इसके लिए कोप 26 एक शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें ग्लासगो में घोषणा ये की गई थी। सबसे पहले ऊर्जा आई गया तो सौर नवीन, जो ऊर्जा का हेडक्वार्टर है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या उसको कुछ और कहते हैं, वो हमारे गुरुग्राम में है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी गुरुग्राम में रखा गया है, उसका हेडक्वार्टर है। और दूसरा है कि विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको मोटर किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को मोटर किस में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को मोटर यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और डायनमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त ये था पर्यावरण से, 5 जून याद रखना, पर्यावरण आए तो 5 जून याद रखना, पर्यावरण दिवस सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा अगले शिफ्ट में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर पूछा हुआ है तो 5 जून को याद रखना, पर्यावरण 5 जून को याद रखना। और इससे क्या है, पर्यावरण से संबंधित याद रखना कि देखो जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार मतलब क्या है, उसका 7वां नंबर जो है वो पर्यावरण से है। और उसके बाद 47, 48 का याद रखना। तो ये तो हमारा पोषण से है, ये हमारा कृषि से है, और 48 हमारा पर्यावरण से है। याद रखना कि जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, 7वां जो मौलिक कर्तव्य है वो पर्यावरण से संबंधित है। और 47 अनुच्छेद जो है वो हमारे पोषण से संबंध है। और 48 कृषि से है, 48 का जो है वो पर्यावरण से है, याद रहेगा, पर्यावरण से है। तो 49 भी बता दीजिए भाई, हमारे स्मारकों की रक्षा। 50 भी बता दीजिए, कार्यपालिका न्यायपालिका में अलग। फिर 51 भी बता दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो 51 के काम में क्या है भैया, मौलिक कर्तव्य, याद रहेगा। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो ये पर्यावरण अधिनियम एक्ट कब लागू हुआ, तो 19 नवंबर 1986 में हुआ था। तो 26 नवंबर को क्या हुआ था, हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रहेगा ना। और यह संविधान अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये बढ़िया है। 253 में क्या है ये याद रखना। तो 253 में क्या है, पर्यावरण के तहत ये सब किया गया था। मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि मेरे प्यारे दोस्त जो अगला क्वेश्चन है वो ये आया था कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलो, भारतीय सेना किस देश के सशस्त्र के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया। देखो साइक्लोन याद रखना भाई, साइक्लोन आ गया मतलब कि सैन्य अभ्यास से भी आ रहे हैं क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन आना। मिस्र तीसरा संस्करण 10 से 23 फरवरी 2025, देखो 2025 के आ रहे हैं, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि
डेजर्ट साइक्लोन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच हुआ था। यह अभ्यास आमतौर पर राजस्थान में आयोजित किया गया था, दोनों की सेनाओं के बीच दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। याद रहेगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन आया था कि नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी। बहुत बढ़िया, नौसेना दिवस आ गया, बहुत बढ़िया भैया, नौसेना दिवस आ गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसकी थीम थी जो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और समर्थन, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंजीनियरिंग। तो नवाचार और स्वदेशीकरण से संबंध माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य 2024 की थीम ये थी। अगला क्वेश्चन ये आया था कि कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म। अच्छा, कुषाण वन आ गया तो कुषाण वंश के कनिष्क के पिताजी का कनिष्क मतलब कुषाण वंश किसने स्थापना की। कुजुल फेडिसेसस कुजुल फेडिसेसस ने किया था, ठीक है ना। और इनके पिता का नाम क्या था ये बताइए। कनिष्क के पिता का नाम क्या था। कुजुल कडफिसेस इनके था, तो शायद कडफिसेस के नाम से भी कनिष्क के पिताजी का भी नाम था। कुजुल कडफिसेस नहीं है, इन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की थी, लेकिन कनिष्क के पिता का नाम के लास्ट में भी कुडफिसेस लगा हुआ है। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, अगला जो है कनिष्क के शासनकाल में कश्मीरी चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई, और इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी बता दीजिए भैया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और कुषाण कनिष्क बौद्ध विद्वान भिक्षु भी बना, ठीक है ना। तो कनिष्क बौद्ध धर्म अपनाया था, ये याद हो गया। चौथी बौद्ध संगति आई इन्होंने करवाया था, ये भी याद हो गया। तो पहली बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था, ये भी याद रखना। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई, अब आएगा तो वो भी आ सकता ना। पहली कहाँ हुई, राजगिरी में। दूसरी, इसका अध्यक्ष कौन सा था, अध्यक्ष बताइए कौन सा था। नहीं पता तो याद कीजिए। राजगिरी में, राजगिरी वैशाली भी कहते हैं। दूसरी काला अशोक के समय हुआ था, शिशुनाग वंश था। और थर्ड अशोक के समय हुआ था, गुप्त अशोक कौन सा था, मौर्य वंश का था, ठीक है ना। तो पहला राजगिरी, और दूसरा शिशुनाग वंश के समय हुआ था। मोगनीपुत्र इसका शायद वो था, अध्यक्ष था, काला अशोक के समय हुआ था। दूसरा तीसरा अशोक के समय हुआ था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कांग्रेस के एक उत्तरदायी नेता नहीं थे। कांग्रेस के गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहमूद, अरविंद। दो गोखले को क्या कहते थे। गोखले को क्या कहते थे। गोखले साहब को आतंकवाद अशांति का जनक कहा जाता था। ध्यान देना, अशांति का जनक किसको कहा जाता है, तो गोखले साहब को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने पहली बार क्या कहते थे, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी उन्होंने। और दादा भाई नौरोजी ये कौन से संविधान का कांग्रेस के कौन से संविधान का कांग्रेस के कौन से सभा का अध्यक्ष किए थे, ये बताइए आप लोग। चलो आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये मैच से आया हुआ, IPL 2025 में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की थी। 10 इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 रन बनाकर 1,000 छक्के 5 टाइटल जीते थे। IPL 2025 में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की। IPL 2025 में विराट कोहली ने, साला इतना अभी भी 10,000 रन बना लिया IPL में। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रियासतों के विशेषाधिकार और प्रीवी पर्स को कब समाप्त किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको 1971 ईस्वी में
1971 में भारत के 26वें संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। संशोधन अनुच्छेद 291 और 362 का लोप हो गया। प्रीवी पर्स का भुगतान पूर्व शासकों अनुच्छेद 291 और 362 के तहत किया जा रहा था। चलो आगे। अगला क्वेश्चन आया था कि 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में से सम्मानित किया गया। तो पत्रकारिता के लिए 19वें ये हमारे जो थे किसे सम्मानित किया गया, दिल्ली में आयोजित किया गया सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि जो 19 मार्च 2025 को दिल्ली में आयोजित समारोह में 20 श्रेणियों में कुल 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। हिंदी के लिए किसको दिया गया था? ये तो मृदुलिका झा को हिंदी के लिए पत्रकारिता के रूप में दिया गया 2025 को। कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 27 लोगों को। हिंदी के लिए किसको? मृदुलिका झा को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आया था कि अगर भारत की नागरिकता समाप्त कर देता है तो क्या होता है? तो अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो उसे नुकसान हो सकता है। वह भारत में स्थायी रूप से रहने का अधिकार खो देगा। उसे भारत में रहने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होगी। उसके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं रहेगा। वह भारतीय चुनाव में वोट नहीं दे सकता। तो बहुत बढ़िया भैया, नागरिकता ना खो। जैसे अच्छा बताओ, अक्षय कुमार भारत का है नहीं है, वो कहाँ विदेशी नागरिकता ले लिया। अगला क्वेश्चन आया था कि न्यायिक समीक्षा से अगर किसी अधिनियम में संवैधानिक करार दिया जाए तो क्या होगा? संवैधानिक का मतलब संविधान से जुड़ा हुआ। तो यदि न्यायिक समीक्षा के माध्यम से किसी अधिनियम का संवैधानिक मतलब संविधान से असंवैधानिक मतलब बाहर, संविधान के बाहर है। इसका मतलब यह है कानून नहीं है, उसे लागू नहीं किया जा सकता। अदालत या अधिनियम को रद्द या अमान्य कर सकते हैं। समझ में? अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि 2024 में हॉकी इंडिया का बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष किसने जीता था? देख रहे हो क्वेश्चन कितना घटिया पूछ रहा है भाई। जीएस तुम पढ़ लो भैया, 40 में 4 ठोल लगा के आओगे। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह को कहा जाता है प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। और दूसरा क्या था? भारतीय महिला हॉकी टीम के गोलकीपर कौन थी? सावित्री पुनिया थी। महिला वाले में सावित्री पुनिया, और हॉकी के लिए हाँ वो भी है, महिला ही है, हरमनप्रीत सिंह। चलो आगे मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन आया था पी ब्लॉक से आया था। पी ब्लॉक के बारे में जानते हैं। SPDF 4 होते हैं। SPDF बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। एस ब्लॉक के लास्ट कोर्स में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पी ब्लॉक के लास्ट में 1 से 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। डी ब्लॉक का भी वही है और एफ ब्लॉक का भी वही है। तो हमारा जो पी ब्लॉक है इसके बारे में पूछा है, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक की बात करते हैं तो इसमें 13 से 18 आवर्त सारणी है। कितने आवर्त हैं? सारणी 13 से 18। 13 से 18 आवर्त सारणी है। इसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बाहरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पी ऑर्बिटल में जाएगा। पी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एस में 2 अधिकतम, और 2n² के रूप में चलता है। पी में कितने? 6 शायद होते हैं। पी में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा पी ब्लॉक है वो तो बाहरी इलेक्ट्रॉन जाएगा ही पी ऑर्बिटल में। और पी ब्लॉक में जो हैं हमारे धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं, उपधातुएं भी हैं। उपधातुएं ऐसी धातुएं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। पी ब्लॉक में कुछ प्रसिद्ध तत्व शामिल होते हैं जैसा कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उत्कृष्ट गैसें। ये सब हमारे पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। पी ब्लॉक में हमारा जो है वो NH2। अच्छा एक चीज़ ये बता दें, यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम
डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा हमारा चलता है, ठीक है ना यार, ये भी याद रखना। चलो आगे बढ़। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आवर्तित है। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी हमारा परमाणु क्रमांक के आधार पर है, ठीक है ना। किसने दिया था? मोजले ने दिया था। और आवर्त सारणी का पिता किसको कहा गया? मेंडलीव को कहा गया। और मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी वो किस पर बेस्ड थी? परमाणु भार पर बेस्ड थी, ठीक है ना। मोजले को नोबेल प्राइज भी दिया गया 1921 में, ठीक है ना, ये याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन आ गया भाई। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2025 में कितने एक्सप्रेस वे लाइनें पूरी होंगी 2025 में। इस साल हमारी टोटल 11 एक्सप्रेस वे लाइनें पूरी होने की संभावना है, जिसकी लंबाई 5467 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि डेजर्ट नेशनल पार्क किससे संबंध है? डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट मतलब जानती हो भी मरुस्थल से है, तो मरुस्थल में ही होता मरुस्थल, ये राष्ट्रीय उद्यान मरुस्थल से मरुस्थलीय होगा, जान ही रहे हो। तो राजस्थान में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, यह थार रेगिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? थार रेगिस्तान में। एक महत्वपूर्ण तंत्रिका पारिस्थितिकी तंत्र का एक पार्ट है। तो डेजर्ट ऐसे भी तुम मार देते तुक्का भी, तब वो सही हो जाए। प्यारे दोस्त, मैंने अभी डिस्कशन में बताया था इसके पहले वाले पीडीएफ में, अगर पढ़ कर गए होते तो यह क्वेश्चन तुम ठोक कर आते। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? मालाबार। इसके बाद कारावती और कोंकण, ठीक है ना। पश्चिमी को क्या कहते हैं? मालाबार तट। पूर्वी को क्या कहते हैं भी बता दो भैया। कोरोमंडल। पूर्वी को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। तो यहाँ पर लिखो, पूर्वी वाले को क्या कहते हैं? कोरोमंडल, याद रहेगा। पश्चिमी को मालाबार, पूर्वी को कोरोमंडल। कोरोमंडल कहाँ है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब जुड़ते हैं। पश्चिम में क्या है? इधर गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। अगला क्वेश्चन हमारा जो आया था वो भूटान की सीमा से संबंधित है, और इसमें पूछा था कि भारत भूटान का सीमा कैसे भारत से कनेक्ट करता है। तो ये जो भारत भूटान की सीमा है मैत्री संधि द्वारा चिन्हित किया गया है। तो पश्चिम अफगान जो हमारा बांग्लादेश है, ये इसके बीच कौन सी रेखा है? चाइना के बीच कौन सी रेखा है? पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो चाइना के बीच याद रखना मैक-मोहन रेखा। मैक मोहन, ये कौन सा? चाइना। रेड क्लिफ, ये नल्ला पाकिस्तान। मैक मोहन रेखा चाइना, रेड क्लिफ नल्ला पाकिस्तान। और बांग्लादेश की आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्त, जो अगला क्वेश्चन आया था वो आया था गोंड पेंटिंग को बनाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? लिखनी कीटा। गोंड पेंटिंग कहाँ से? जनगढ़ कलम या पट्टचित्र भी कहा जाता था। गोंड पेंटिंग को डिगना या भित्त चित्र भी कहा जाता है। गोंड पेंटिंग आ गया भाई, लिखनी कीटा। गोंड पेंटिंग को जनगढ़ कलम या पट्टचित्र भी कहा जाता है। गोंड पेंटिंग को डिगना या भित्त चित्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया मेरे प्यारे दोस्त, मानसून में बदलाव का सबसे मुख्य कारण क्या है? मानसून में बदलाव का जलवायु परिवर्तन, तापांतर, आर्द्रता में बदलाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में ग्रीन गैसों की बढ़ती सांद्रता, ये बारिश ना होना, गर्मी ज़्यादा बढ़ना, ये सब बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो क्या होगा? भाई प्रसार होगा, सीधी सी बात है। अणुओं के बीच कंपन होगा, तापमान बढ़ेगा, फैल जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगला हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। 1299-1301 के दौरान मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1299 से 1301 के बीच अलाउद्दीन खिलजी था। और जो खिलजी वंश की स्थापना किसने किया ये बताइए सबसे पहले? जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था। अलाउद्दीन ने घोड़ों पर हुलिया लगाने की प्रथा लागू की। घोड़ों पर हुलिया लगाने की प्रथा लागू की। दाग लगाने की प्रथा लागू की। बाजार नियंत्रण किया, ठीक है ना।
मेवाड़ पर आक्रमण किया राजा रतन को, पद्मावत मूवी देखी हो। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया अरे ब्रह्मदेव ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा कब शुरू किया गया था? ऑपरेशन जो ब्रह्मा है 2025 भारत और म्यांमार के बीच स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन गंगा भी पूछ लेगा, भारत और किसके बीच पूछा था? ऑपरेशन गंगा बताओ। भारत और म्यांमार के बीच ऑपरेशन ब्रह्मा और ऑपरेशन गंगा, भारत और किसके बीच? यूक्रेन। और ऑपरेशन पोलो हैदराबाद। और सियाचिन ग्लेशियर में जब जो युद्ध हुआ तो वहाँ पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? वो भी बता दो थोड़ा। तो नहीं बताओगे? मत बताओ भाई। मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किए? वो था भैया उड़ीसा। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन हैं? हमारे पीएम जी खुद हैं। ठीक रहेगा ना?